नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीएम योगी समेत कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्री शामिल रहने वाले हैं। वहीं 20 से अधिक प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। वहीं आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी मिलना भी यहां पर संभव नजर आ रहा है। साथ ही 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने पर सहमति भी बन सकती है। साथ ही बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मंजूरी इस दौरान मिल सकती है। आपको बता दें, 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। योगी कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस बैठक में करीब 20 प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तमाम कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। योगी कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। वहीं डेयरी प्लांटों को पट्टे पर देने को लेकर भी यहां पर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। खबर लखनऊ से, जहां पर 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान 20 प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें, बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। योगी कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। साथ ही 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने पर भी सहमति बन सकती है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, योगी कैबिनेट की ये जो बैठक है, जो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, इस दौरान क्या कुछ वो 20 प्रस्ताव हैं जिनको लेकर आज चर्चा की जानी है? बिल्कुल, देखिए, अब से मैच कुछ देर बाद कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और उनकी ये कैबिनेट की बैठक होगी। जो सदस्य हैं कैबिनेट के, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अब से मैच कुछ देर में ये बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। आज की बैठक इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि माना जा रहा है अलग अलग विभागों के कई अहम प्रस्ताव आज इस बैठक में जो है वो रखे जाएंगे। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर जो है इसको आज इस बैठक में मोहर लग सकती है। अलग अलग विभागों के ये प्रस्ताव हैं जिनको आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। और मुख्य तौर पर अगर प्रस्तावों की चर्चा करें तो पीडीएफ के 6 संयंत्रों को निजी हाथों में देने का जिससे संबंधित जो प्रस्ताव है उसको आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन के बिक्री से जुड़ा हुआ प्रस्ताव जो है उसको भी इस बैठक में जो है आज रखा जा सकता है। मेरठ के वैशाली बस स्टैंड को शहर के बाहर स्थानांतरित करने का जो प्रस्ताव है उसको रखा जाएगा। यानी कि परिवहन विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव जो हैं वो भी इसमें रखे जाएंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भागीदारी अधिनियम नियमावली में जो संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव है उसको भी आज इस कैबिनेट बैठक में जो है वो रखा जा सकता है। और इसके अलावा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के संबंध में भी जो प्रस्ताव है उसको इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। तो अलग अलग विभागों के कई अहम और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आज इस बैठक में रखे जाएंगे और माना जा रहा है कि उनको अनुमति मिल सकती है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव जो आज इस बैठक में रखे गए और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली वो कैबिनेट मीटिंग के बाद में जब मीडिया ब्रीफिंग होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से तस्वीर जो है वो साफ होगी। लेकिन माना जा रहा है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव जो है वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं और उनको आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहता है तो उनको कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद एक बड़ा परिवर्तन जो है वो ग्राउंड पर देखने को इस बैठक के बाद में मिलेगा। वहीं प्रियम, आपने बताया कि अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाने, लेकिन क्या इस दौरान जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसे भी लेकर चर्चा हो सकती है? साथ ही जो अहम चेहरे आने वाले लोकसभा चुनाव के होने वाले हैं, क्या लोकसभा चुनावों को लेकर भी कोई चर्चा इस दौरान हो सकती है? देखिए, ये जो बैठक है वो कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक एक कार्य का हिस्सा है जो सरकार अपना समय समय पर करती रहती है। तो इसके अंदर राजनीति के मुद्दों पर नहीं
बल्कि कैबिनेट में वो मुद्दों को लाया जाता है जो मुद्दे विभागों से जुड़े हुए होते हैं और उनको कैबिनेट से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो आज की इस बैठक के एजेंडे में कहीं पर भी पॉलिटिक्स नहीं रहने वाली है और उसमें क्या चेहरे होंगे नहीं होंगे, जो शहरों पर जो फैसला होता है वो संगठन की बैठक में लिया जाता है, जो बीजेपी संगठन है वो फैसला करती है, लेकिन जो कैबिनेट है वो सरकार की है। तो यानी कि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, जिनको कैबिनेट के अप्रूवल की आवश्यकता है, उन मुद्दों को लेकर, उन प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। मतलब इस दौरान जो विभाग हैं, अलग अलग विभागों को लेकर जो प्रस्ताव सामने आए हैं उन्हें ही लेकर यहां पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज देखिए इस कैबिनेट बैठक के अंदर जिन प्रस्तावों को कैबिनेट अप्रूवल की आवश्यकता है, जो बड़े योजना चाहे शुरू करनी हो या बड़े किसी में नियमावली में संशोधन करना हो, तो उसके लिए कैबिनेट अप्रूवल की आवश्यकता होती है और उसी लिए आज ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसके अंतर्गत आज इन प्रस्तावों को लेकर, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग विभागों के जो हैं वो प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे और माना जा रहा है कि अगर उनको सब कुछ सही रहता है और कैबिनेट को लगता है तो उसके बाद कैबिनेट के अंदर इनका अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद इन प्रस्तावों को जो है वो एक्चुअल में लागू किया जाएगा और उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा जो है वो आम लोगों को मिल सकेगा। तो उसको लेकर समय समय पर सरकार जो है वो देखती रहती है, रिव्यू करती रहती है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उनको कैबिनेट से अप्रूव कराना होता है और इसीलिए ये कैबिनेट की बैठक जो है वो हर समय बाद निरंतर तरीके से कह सकते हैं बुलाई जाती है, उसके अंदर प्रस्ताव रखे जाते हैं और ठीक उसी तरीके से आज भी ये एक सामान्य कह सकते हैं सरकार की इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जल्द दोबारा फिर से जुड़ेंगे। अब इसी बीच आपको बता दें 20 से अधिक प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए हैं। वे 22 से 24 अगस्त तक इस समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 25 अगस्त को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। 40 सालों में पहली बार भारत के किसी पीएम की यह ग्रीस यात्रा होगी। वहीं पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहुंचने को लेकर भारतीय समुदाय ने तैयारियां देखती हुई नजर आ रही है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जोहान्सबर्ग में कन्वेंशन सेंटर के पास की, जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी जा रही है। दूसरी तस्वीर डिजिटल स्क्रीन से पीएम के स्वागत की है। वहीं तीसरी तस्वीर जोहान्सबर्ग में स्वामी नारायण मंदिर की देखने को मिल रही है, जो 2025 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर के कचलीवन मैदान से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद किया। बुंदेलखंड में 22% एससी वोटर हैं। इन्हें साधने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली सभा के लिए सागर को चुना गया। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सागर आ चुके हैं। फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है,
अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। मोदी जी, संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए मोदी जी को। भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी अब 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया? यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा, जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह की झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। रोज घोषणाएं करें, ये अपने 18 साल का पाप धो रहे हैं। जनता शिवराज जी की नाटक नौटंकी पहचान चुकी है। मैं तो शिवराज जी से कहता हूं कि आप बंबई जाकर एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के उन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नासिक स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी से जुड़े किसानों और व्यापारियों द्वारा की गई हड़ताल के बाद लोगों को भरोसा दिलाया है कि इससे कीमतों में इजाफा नहीं होगा।
उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे प्याज के किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्याज के निर्यात पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। नासिक जिले में मौजूद कुल 15 एपीएमसी में से 13 में कामकाज पूरी तरह से ठप है। 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्ष और खरीदेंगे इस वर्ष। ये निर्णय भी उसी के साथ साथ लिया गया जो आज एनसीसीएफ और नैफेड ने अलग अलग क्षेत्र में सेंटर्स खोल दिए हैं और 2 लाख टन 2,410 रुपए प्रति क्विंटल 2,410 रुपीज पर क्विंटल जो ऐतिहासिक रेट है। आज तक इतना ऊंचा रेट प्याज का दिया नहीं गया है, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। जो एनसीसीएफ नैफेड की क्वालिटी का प्याज होता है उससे पूरे मार्केट में किसानों को अच्छा दाम मिले, ये हमारा उद्देश्य है। अगर जरूरत पड़ी तो ये 2 लाख टन को बढ़ाया भी जा सकता है जिससे किसानों को सही दाम मिले, पर्याप्त शुल्क मिल सके। इसी के साथ साथ एनसीसीएफ और नैफेड देश के अलग अलग इलाकों में 25 रुपए पर सब्सिडाइज रेट पर केंद्र सरकार वो सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सब्सिडाइज रेट पर प्याज उपभोक्ताओं के लिए, सामान्य आदमियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। ये काम कल से शुरू हो गया है। कल कई सेंटर्स में 25 रुपए में प्याज बेचा भी गया, बांटा भी गया और आज उसको और तेज गति दी जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जिन जिन इलाकों में उपभोक्ताओं को प्याज की महंगाई की परेशानी हो, हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पे एनसीसीएफ और नैफेड सेंटर्स के माध्यम से या सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को 25 रुपए में प्याज उपलब्ध कराएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को केशवपुर सब्जी मंडी में 5 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वासियों से वादा किया कि राजधानी में कोई भी काम रुकने नहीं देंगे। आज यहाँ पे केशवपुर मंडी में एक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। पूरी दिल्ली में आज 5 जगह 5 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। एक तो हुआ है केशवपुर मंडी में, शाहबाद डेयरी में 2 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन आज हो रहा है बवाना में, एक जनरल मोहल्ला क्लिनिक और एक महिला मोहल्ला क्लिनिक, एक गोविंदपुरी में और एक कालकाजी मार्केट में। तो टोटल अब दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे भी हैं जिनका उद्घाटन नहीं हुआ, आने वाले टाइम में होगा, लेकिन काम 533 कर रहे हैं, जिसमें से 521 मॉर्निंग शिफ्ट में और 512 मॉर्निंग शिफ्ट में और 21 इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हमने 2015-16 में मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए थे। इसका मकसद यह था कि अपने को, अगर दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, सरकारी वाले भी हैं। प्राइवेट में देखो तो फोर्टिस है, अपोलो है, मैक्स है, ये है, वो है, बीएलके है, कई सारे हैं। सरकारी में देखो तो ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, जीटीबी है, एलएनजेपी है, जीबी पंत है, बहुत सारे सरकारी भी हैं। लेकिन अगर छोटा बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, छोटा मोटे कुछ बीमारी हो जाए तो हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाके लाइनों में लगते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में खोल दिए जाएं।
तो 2015-16 में हमने करना शुरू किया। मेरे को याद है पहला मोहल्ला क्लिनिक पीतमपुरा की झुग्गियों में बना था और उसका बड़ा अच्छा नतीजे आए, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, आसपास की जनता बहुत खुश हुई। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की खबरों को पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। जैसे जैसे 23 अगस्त को लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर देश में भक्ति का माहौल भी देखा जा सकता है। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें पहली तस्वीर वाराणसी से है, दूसरी प्रयागराज से, तो तीसरी तस्वीर मुंबई से है, जहां चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा अर्चना की गई। साथ ही सियासी गलियारों में भी चंद्रयान को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। देश के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 जो है कल लैंड करने जा रहा है और मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो। पूरा देश बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। कि हम स्वागत करते हैं, देश के लिए बड़ी बात है। ये कोई राजनीतिक श्रेयवाद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। पॉलिटिकल नहीं, यहाँ कोई राजनीति का कोई जाकर मंत्री बैठा था क्या उधर? वो तो उनका ही काम है, हमारा काम है उनको सपोर्ट करना। चाहे सरकार हमारी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आप श्रेय मत लीजिए, ये श्रेय उनको देना, साइंटिस्ट को। एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के सभी विशेषज्ञों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने रचा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां तो छू ही रहा था। भारत का तिरंगा केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर अब हमारी यही कोशिश है कि वो तिरंगा चांद पे भी गाड़ के रखा जाए। तो सारे विशेषज्ञों को, सारे वैज्ञानिकों को और हमारे प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का 26 जून 2023 को निधन हो गया था। हरद्वार दुबे के निधन के बाद रिक्त हुई राज्यसभा की सीट पर भारत निर्वाचन आयोग ने फिर से उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया है। यह वीडियो 20 अगस्त का विदिशा के लटेरी का है। इसमें कुरैशी ने अपनी ही पार्टी को घेरा है। बता दें कि लटेरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी सहित प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री दीपचंद यादव के साथ कई मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं, जय गंगा मैया, जय जय नर्मदा मैया कहते हैं। मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है। हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पार्टी को करेगा। एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। झूठ बोलने की बात है, झूठ बोलने की बात है। धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। झूठ बोलने की बात है, झूठ बोलने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, पकागरस्ती, बैंड कशी, असली लड़ाई उसकी लड़ाई है।
बिहार में नागपंचमी पर सोमवार को महावीरी जुलूस निकाले गए। कुछ जगहों पर महावीरी जुलूस के दौरान हिंसक झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। बिहार के बगहा और मोतिहारी में 3 जगहों पर 2 पक्षों में टकराव हुआ। बगहा में जुलूस पर पथराव के बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। इसके बाद खूब तोड़फोड़ और आगजनी हुई। बताया जा रहा है कि बगहा के रतनमाला में सोमवार को महावीरी अखाड़े ने जुलूस निकाला था। इस दौरान उपद्रवी तत्वों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। इसके बाद 2 पक्षों में हिंसा शुरू हो गई। बाइकों को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। इस घटना में पुलिस जवान समेत 12 लोग जख्मी हो गए। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। माहौल में महावीरी झंडा का जो आज का प्रोग्राम था हर जगह शांतिपूर्ण है। हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट हैं, हर जगह शांतिपूर्ण है और जोड़ कमरा से भी हम निगाह रखे हुए हैं। इस पर हर जगह से शांतिपूर्ण मिल रहा है और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग महावीरी झंडा शांतिपूर्ण रूप से। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।